हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ DDL, DML एंड DCL कॉन्सेप्ट्स। क्या टॉपिक है? DDL, DML एंड DCL कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप मेरे वीडियो देखते हो फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो यू विल कम टू नो कि इसके ऊपर मैं पहले एक और वीडियो बना चुकी हूँ जो आपकी डेटाबेस लैंग्वेजेस के नेम से है, डेटाबेस की लैंग्वेजेस के नेम के बेस पे। तो उसके ऊपर मैंने ना आपको सारे इसके सिंटेक्सेस वगैरह क्या होते हैं और ये एक्चुअल में होती क्या है लैंग्वेज, तो मैंने डिस्कस कर रखा है। तो स्ट्रक्चर जो है इन लैंग्वेजेस का मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम मोर स्टफ जो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम लिख सकते हो, एंड दैट विल इंक्लूड सम मोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं DML से स्टार्ट करने वाली हूँ। देखो, DML का मतलब वही है कि ये वो लैंग्वेज है जो डेटा को मैनिपुलेट करने में आपसे हेल्प करेगी। फाइन। तो वैल्यूज आर प्लेस्ड इन एंड रिमूव्ड फ्रॉम फील्ड्स यूजिंग डेटा मैनिपुलेशन कमांड। देखो, आपको डेटा मैनिपुलेशन की कमांड तो पता है, एक इंसर्ट है, एक अपडेट है, डिलीट है। तो यानी डेटा को प्लेस कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है, और अपडेट कर सकते हो या मैनिपुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। एंटरिंग वैल्यूज, तो सबसे पहले हमारी जो पहला DML के अंदर पहली कमांड आती है वो होती है इंसर्ट की। इंसर्ट कमांड जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं वैल्यूज। तो ऑल रोज इन SQL आर एंटर्ड यूजिंग अपडेट कमांड इंसर्ट। देखो, कई बुक्स ना जो DML की ये कमांड्स है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन तीनों को अपडेट कमांड ही बोलती है और उनको अपडेट कमांड का टाइप माना जाता है, इंसर्ट को और जो आपकी डिलीट है इनको। तो यहाँ पे इसलिए ये बोल रहा है ऑल रोज इन SQL आर एंटर्ड यूजिंग द अपडेट कमांड। जितनी भी रोज है SQL की वो अपडेट कमांड इंसर्ट की हेल्प से हमने ऐड करिए। अगर आपको ये लाइन कंफ्यूजिंग लगती है आप सीधा बोल सकते हो दैट रोज इन द SQL आर एंटर्ड यूजिंग इंसर्ट कमांड। आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इंसर्ट यूजेस द फॉलोइंग सिंटेक्स। इंसर्ट का सिंटेक्स क्या रहता है वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इंसर्ट लिखते हैं, इनटू लिखते हैं, टेबल का नेम लिखते हैं। वैल्यूज कीवर्ड लिखने के बाद जो भी आपको वैल्यू डालनी होती है उस रिकॉर्ड के लिए, उस टेबल के पूरे रिकॉर्ड के लिए, फिर आप ब्रैकेट में वो सारी वैल्यूज लिख देते हो। हर वैल्यू के बाद आप कॉमा डालते हो। लास्ट में जब आपकी वैल्यूज कंप्लीट हो जाती हैं ब्रैकेट को क्लोज करते हो और एक सेमीकोलन लगा देते हैं टू शो कि आपकी क्वेरी जो है वो एंड हो गई है। तो जैसे मान लो जो सेल्स पीपल टेबल था हमारा, उसके अंदर हमको अगर एक न्यू रो ऐड करनी है तो मैं लिखूंगी इंसर्ट इनटू सेल्स पीपल। इंसर्ट इनटू आपके कीवर्ड्स हैं, सेल्स पीपल आपके टेबल का नेम है, वैल्यूज कीवर्ड है, और ये जिस ऑर्डर में आपने टेबल क्रिएट किया था और जब उसमें जो जो नाम पहले लिखा था, कुछ कॉलम के ऑर्डर होंगे ना, तो उसी ऑर्डर में आपको ये वैल्यूज देनी होती हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज में कोट्स नहीं लगते। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू या जो प्योरली अल्फाबेटिकल वैल्यूज होती हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, उनको आप डबल कोट्स में लिखते हो। नोट द टेबल नेम मस्ट हैव बीन डिफाइंड प्रीवियसली। अगर आप इंसर्ट की कमांड लिख रहे हो तो पहले से टेबल बना होना चाहिए, क्योंकि टेबल बना होगा उसमें तब वैल्यूज डालोगे ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। Each value enumerated in the values clause must match the data type of the column into which it is being inserted। तो दूसरा पॉइंट वही है कि जो आपने टेबल में उस टाइम पे जिस ऑर्डर में क्रिएट करी थी, ठीक है, जैसे आपने पहले बोला था कि कोई नंबर आएगा और फिर बोला था नेम आएगा क्रिएट के टाइम पे, तो जब आप वैल्यू इंसर्ट में डालोगे तो उस टाइम पे भी पहले आप नंबर वाली वैल्यू डालोगे और उसके बाद आप नेम डालोगे ताकि डेटा टाइप्स मैच कर जाए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका ये बोलता है। नेक्स्ट जो आपकी कमांड नहीं, उसके बाद आप इंसर्ट नल्स कर सकते हो। सिंपल रिकॉर्ड डालना तो हमने सीख लिया। नल वैल्यू भी आप कई बार डाल सकते हो। कई बार क्या होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए हमारे पास वैल्यू नहीं होती है, तो उस केस में हम वहां पे नल डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू थी, यहाँ नहीं थी, तो मैंने नल डाल दिया। नल के ऊपर अगेन मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुकी हूँ, तो आई विल नॉट गो विद दैट। सिंस नल इज अ स्पेशल मार्कर नॉट अ करेक्टर वैल्यू, तो उसको हम सिंगल कोट्स में नहीं डालेंगे क्योंकि वो आपका करेक्टर नहीं है।
नल आपका मतलब कुछ भी नहीं है, उसकी डेटा टाइप ही नहीं होती नल की कोई डेटा टाइप नहीं होती, इसलिए हम उसको डबल कोट्स में नहीं लेते। नेमिंग कॉलम्स फॉर इंसर्ट, यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द कॉलम्स यू विश टू इंसर्ट। ठीक है, कई बार क्या होता है पूरे टेबल में से कुछ ही वैल्यूज आपको पता है, कुछ नहीं पता, तो जब आप इंसर्ट कर रहे हो या तो ये है कि आप उस ऑर्डर में रखो और जहां पे वैल्यू नहीं है वहां नल डालते जाओ। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने टेबल के साथ, टेबल का जब नेम लिखा था तो उसके साथ वो कॉलम के नेम बता दो जिनके अंदर तुम वैल्यू डालने वाले हो। तो तुमने बोला मैं तो इन 3 में ही डालूंगा और वैल्यूज में जाके उन 3 की वैल्यू डाल दी, बस बाकी सब छोड़ दिया, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा। तो ये एक और तरीका होता है। तो यू कैन स्पेसिफाई द कॉलम यू विश टू इंसर्ट इनटू बाय नेम, दिस अलाउज यू टू इंसर्ट इनटू देम इन एनी ऑर्डर। अगला आता है इंसर्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ अ क्वेरी। You can also use the insert command to take or derive values from one table and place them in another. आप क्या कर सकते हो, आप insert command, you can also use the insert command to take or derive value from one table. एक टेबल से वैल्यू ले ली और उसको फिर दूसरे में डाल दिया क्वेरी की हेल्प से। टू डू सो यू सिंपली रिप्लेस द वैल्यूज क्लॉज विद एन अप्रोप्रिएट क्वेरी। तो अब आपने लिखना है इंसर्ट इनटू लंदन स्टाफ, इंसर्ट कर दो लंदन स्टाफ में क्या, और यहाँ पे वैल्यूज की जगह आपने एक और क्वेरी लिख दी। मैंने बोल दिया कि सेल्स पीपल टेबल में से जहां सिटी लंदन है उसकी सारी रिकॉर्ड निकाल लो और जब वो रिकॉर्ड आ जाए तो उसको इंसर्ट कर दो लंदन स्टाफ नाम के टेबल में। तो इससे होगा क्या, जो भी यहाँ से आउटपुट आएगा वो लंदन स्टाफ नाम के टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। तो अब आपको वैल्यूज कीवर्ड की जगह आपने किसी क्वेरी का आउटपुट उसमें डाल दिया। ये थी आपकी पहली कमांड, दैट वाज इंसर्ट। अब पढ़ते हैं दूसरी कमांड, रिमूविंग रोज फ्रॉम टेबल। तो दूसरी कमांड जब हम पढ़ने वाले हैं इस सेक्शन में, दैट इज डिलीट, जो रिमूव करता है डेटा या रोज को। ठीक है, यू कैन रिमूव रोज ऑफ अ टेबल विद डिलीट कमांड, दिस कैन रिमूव इंटायर रो। मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ, पूरी की पूरी रो डिलीट होती है। इंडिविजुअल फील्ड यानी जो इंडिविजुअल सेल होता है उसको डिलीट करने का हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट कर देना है, टेबल डिलीट इन द सेंस कि उसको सारा कंटेंट डिलीट करना है, तो आप लिखोगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम सेल्स पीपल। इससे जितना भी आपका रो में डेटा था वो सब उड़ जाएगा। टू डिलीट सम स्पेसिफिक रोज फ्रॉम अ टेबल यू यूज अ प्रेडिकेट। अगर आपको सारी की सारी रोज डिलीट ना करके कुछ स्पेसिफिक डेटा डिलीट करना है तो आप प्रेडिकेट यानी कंडीशंस का यूज करते हो। जैसे मैंने बोला कि सेल्स पर्सन में से टू रिमूव सेल्स पर्सन एक्सेल रॉड फ्रॉम टेबल। ठीक है, एक सेल्स पर्सन एक्सेल रॉड नाम का है और उसका, क्योंकि वो सेल पर्सन है तो हमें उसकी आईडी पता है कि वो उसकी ये आईडी है, तो मैंने बोला उस पर्सन को रिमूव कर दो। तो मैंने बोला डिलीट फ्रॉम सेल्स पर्सन वेयर एस नम इक्वल टू 1003, या मैंने कंडीशन दे दी, तो बस अब उसका रिकॉर्ड डिलीट होगा। यू कैन ऑल्सो यूज डिलीट विद अ प्रेडिकेट दैट सिलेक्ट्स अ ग्रुप ऑफ रोज। तो वो बोल रहा है आप क्या कर सकते हो, डिलीट को ऐसे भी यूज कर सकते हो कि जहां पे ज्यादा रोज आ रही हो वो डिलीट हो जाए। जैसे मैंने बोल दिया डिलीट फ्रॉम सेल्स पीपल वेयर सिटी इक्वल टू लंदन, तो ऑब्वियसली बहुत सारे सेल पीपल होंगे जो लंदन से होंगे, तो जो भी लंदन से दिखता जाएगा उसका पूरा रिकॉर्ड डिलीट करते जाओ। तो यहाँ आपने मल्टीपल रोज को डिलीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी कमांड होती है चेंजिंग फील्ड वैल्यूज। तो चेंजिंग फील्ड वैल्यूज का मतलब है अपडेट कमांड। ठीक है, तो अपडेट कमांड आपको हेल्प करती है कि आप चेंज कर सकते हो सम और ऑल वैल्यूज इन एन एग्जिस्टिंग रो। दिस कमांड नेम्स द टेबल इफेक्टेड एंड सेट क्लॉज दैट इंडिकेट्स द चेंज टू बी मेड एट सर्टेन कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे होता है क्या, एक आपको ये बताना होता है कि कौन से को हम चेंज कर रहे हैं, टेबल का नेम, उसके बाद आप सेट क्लॉज यूज करते हो जो ये बताता है इंडिकेट्स अ चेंज, कि चेंज करना क्या है, सेट करना क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोल दिया टू चेंज ऑल कस्टमर्स रेटिंग टू 200, जिनकी भी रेटिंग 200 है उन सबको अपडेट कर दो। नहीं, टू चेंज ऑल कस्टमर रेटिंग टू 200 मतलब जो भी रेटिंग है कस्टमर्स की वो सारी की सारी रेटिंग 200 हो जाए, हमें नहीं पता जो मर्जी थी। तो मैंने बोल दिया अपडेट कर दो कस्टमर्स को, सेट कर दो कॉलम का नाम इक्वल टू 200, रेटिंग 200 करनी थी तो मैंने लिख दिया इस कॉलम में 200 कर दो, सेट कर दो।
अपडेटिंग ओनली सर्टेन रोज, अपडेट कर दो कस्टमर्स, सेट रेटिंग इक्वल टू 200, वेयर एस नम इक्वल टू 1001। जहां पर सेल्स पर्सन का नंबर 1001 है वहां रेटिंग 200 कर दो। तो यहाँ पे अब मैंने कुछ स्पेसिफिक रोज के लिए ही अपडेशन करवाई है। तो जब स्पेसिफिक रो के लिए अपडेशन करनी हो, अपडेट लिखोगे, टेबल का नेम लिखोगे, सेट लिख के, न्यू चेंज और वेयर लिख के जहां पर करना है। अगला है टू अपडेट सर्टेन रोज यूज वेयर क्लॉज। वो हम पीछे कर चुके हैं, पिछली लाइन कंप्लीट कर रहा था। अपडेट विद मल्टीपल कॉलम्स, अगर आप बहुत सारे कॉलम्स को चेंज करना चाहते हो तो आप साथ में ही कर सकते हो। सेट क्लॉज जो है ना वो एनी नंबर ऑफ कॉलम्स ले सकता है, बस उनको कॉमा कॉमा से सेपरेट करते रहना। जैसे मैंने बोल दिया अपडेट कर दो सेल्स पीपल, सेट कर दो नेम गिब्सन, सिटी बॉस्टन कर दो, कमीशन पॉइंट 10 कर दो। मतलब यहाँ पे कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू कॉमा, कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू कॉमा, कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू। ये वो सारी वैल्यूज है जो चेंज करनी है। तो हो सकता है आप एक टाइम पे बहुत सारा कॉलम चेंज करना चाहते हो। जहां पर एस नाम इक्वल टू 1004, तो जहां पर 1004 पर्सन है उसके 3 डिटेल्स मैंने चेंज कर दी हैं, तो आप मल्टीपल कॉलम्स के साथ अपडेशन कर सकते हो। ठीक है। यूजिंग एक्सप्रेशंस इन अपडेट, इट इज पॉसिबल टू यूज स्केलर एक्सप्रेशंस इन सेट क्लॉज ऑफ अपडेट कमांड। क्या कह रहा है? पॉसिबल है कि आप स्केलर एक्सप्रेशंस का भी यूज कर सको इन सेट क्लॉज। ठीक है। स्केलर एक्सप्रेशन का मतलब कैलकुलेशन। जैसे मैंने बोला क्वेरी टू डबल द कमीशन ऑफ ऑल सेल्स पीपल, क्वेरी टू डबल द कमीशन। अगर आप कमीशन को डबल करना चाहते हो, पहले आपको पता है कि सेल्स पीपल में कमीशन का कॉलम था, जो स्टार्टिंग से वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको पता होगा। तो आपका कमीशन का कॉलम था। मैं चाह रही हूँ वो जो कमीशन है ना 2 से मल्टीप्लाई हो जाए और वो नया कॉलम बन जाए, वो हर किसी के लिए हो जाए। तो मैं लिख दूंगी अपडेट कर दो सेल्स पीपल, सेट कर दो कमीशन इक्वल टू कमीशन मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो कमीशन की वैल्यू थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको मैंने न्यू कमीशन बना दिया, मतलब उसी कॉलम में दोबारा से वैल्यूज अपडेट कर दी। ठीक है। ये स्केलर एक्सप्रेशन होता है जब ऐसे एक्सप्रेशन कैलकुलेशन होती है। तो हम बोल रहे हैं कि सेट क्लॉज के साथ स्केलर एक्सप्रेशन लगाना पॉसिबल है। अपडेट सेल्स पर्सन, कमीशन उसकी कमीशन इंटू 2 कर दो जहां सिटी लंदन है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम उनकी कमीशन डबल कर रहे हैं जो लंदन के एम्प्लॉयज है। ठीक है। उसके बाद आता है अपडेट टू नल वैल्यूज। आप नल वैल्यूज भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ लिख रही हूँ अपडेट कस्टमर सेट रेटिंग इक्वल टू नल वेयर सिटी इक्वल टू लंदन। तो जो लंदन के लोग हैं उनकी रेटिंग क्या हो जाएगी? नल हो जाएगी। नेक्स्ट जो कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज आती है डियर, दैट इज योर डीडीएल। डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एग्जैक्टली ये करती क्या है ये मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैं प्रीवियस उसमें बता चुकी हूँ कि ये होती क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी है, सिंटेक्सिस क्या क्या है और कैसे वो वर्क करते हैं। इसके अंदर इन एडिशन टू दोज थिंग्स आप क्या लिख सकते हो मैं वो बता रही हूँ। तो इसमें जो आप पहला टॉपिक कवर कर सकते हो दैट इज योर कंस्ट्रेंटिंग टेबल्स। व्हेन यू क्रिएट अ टेबल यू कैन प्लेस कंस्ट्रेंट ऑन द वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द फील्ड। जब आप एक टेबल बनाते हो तो आप उस पर कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। इफ यू डू सो एसक्यूएल क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा उस वैल्यू को जो उस कंस्ट्रेंट या क्राइटेरिया को वायलेट करेगा। मैंने बोला टेबल क्रिएशन के टाइम पे आप कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, यानी कंडीशन लगा सकते हो। तो अगर कोई ऐसी वैल्यू बाद में आती है जो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती तो वो क्या कर देगा? उसको रिजेक्ट कर देगा। द 2 बेसिक टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर कॉलम कंस्ट्रेंट एंड टेबल कंस्ट्रेंट। 2 टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं, कॉलम और एक टेबल। डिफरेंस क्या है? कॉलम कंस्ट्रेंट अप्लाई टू एन इंडिविजुअल कॉलम। कॉलम कंस्ट्रेंट एक कॉलम पे लगेगा, लेकिन जो टेबल कंस्ट्रेंट होगा वो पूरे ग्रुप ऑफ 1 और मोर कॉलम्स पे लगेगा। ठीक है। तो अब आता है डिक्लेयरिंग कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट बनाते कैसे हैं? तो यू कैन अपेंड कॉलम कंस्ट्रेंट्स टू एंड ऑफ कॉलम। तो कॉलम के कंस्ट्रेंट कॉलम के एंड पे जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पे, तभी आफ्टर द डेटा टाइप एंड बिफोर द कॉमा भी हम बनाएंगे। टेबल कंस्ट्रेंट या देख लो, कॉलम कंस्ट्रेंट कहाँ लग रहा है? कॉलम के जब डेफिनेशन दी तो डेटा टाइप के बाद और कॉमा से पहले आप कॉलम का कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, जो यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर द डेटा टाइप एंड बिफोर द कॉमा। टेबल कंस्ट्रेंट आपकी प्लेस होंगे एट द एंड ऑफ द टेबल डेफिनेशन आफ्टर द लास्ट कॉलम बट बिफोर द क्लोजिंग पैरेंथेसिस।
तो जैसे इसने क्रिएट टेबल किया, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉलम कंस्ट्रेंट, कॉमा, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉलम कंस्ट्रेंट, कॉमा, लास्ट में टेबल कंस्ट्रेंट लिखा और उसके साथ कॉलम नेम लिख दिया कि किस कॉलम पे हम ये लगा रहे हैं, और फिर ब्रैकेट क्लोज। और ये तो उसने ये बोला कि टेबल कंस्ट्रेंट आपके लास्ट में अप्लाई होते हैं बिफोर द क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट। यूजिंग कंस्ट्रेंट टू एक्सक्लूड नल, you can use create table command to prevent a field from permitting nulls by using the not null constraint। वो बोलता है आप यूज कर सकते हो क्रिएट टेबल कमांड को, कौन सी कमांड को, क्रिएट टेबल कमांड को, टू प्रिवेंट अ फील्ड फ्रॉम परमिटिंग नल, अच्छा, यूजिंग कंस्ट्रेंट्स टू एक्सक्लूड नल, ठीक है, नल नहीं लाना है तो आप एक यूज कर सकते हो क्रिएट टेबल कमांड को ताकि आप प्रिवेंट कर सको एक फील्ड को फ्रॉम परमिटिंग नल बाय यूजिंग नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो एक कंस्ट्रेंट है आपका जैसे नॉट नल, तो नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या करता है, नल नहीं आ पाएगा उसमें, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि नल नहीं आना चाहिए एस नंबर या एस नेम में, तो आपको बस क्रिएट टेबल, टेबल नेम लिख रहा है, जब आप एस नम वाली फील्ड बना रहे थे उसकी डेटा टाइप बताओ और साथ में नॉट नल लिख दो, कॉमा, दूसरी वाली फील्ड बताओ उसका डेटा टाइप, उसका साइज, जब सारा कुछ डिफाइन हो जाए तो लास्ट में नॉट नल लिख दो उसके, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉलम कंस्ट्रेंट। अब वो बोल रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एनी कॉलम विद नॉट नल कंस्ट्रेंट मस्ट बी असाइंड वैल्यू इन इंसर्ट क्लॉज। तो वो बोल रहा है अगर कंस्ट्रेंट यहाँ लगा चुके हो कि नॉट नल है तो वैल्यू देना मत भूलना जब इंसर्ट क्वेरी यूज करो, नहीं तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। फिर आता है अगला टाइप का कंस्ट्रेंट, दैट इज यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक जो है एज अ कॉलम कंस्ट्रेंट, एट टाइम्स यू विल वांट टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ द वैल्यूज एंटर्ड इनटू अ कॉलम आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कई बार आप चाहोगे ये देखना कि जितने भी आपने कॉलम में वैल्यूज डाली है वो एक दूसरे से अलग है। तो प्राइमरी की तो आपको पता ही हो, वो तो कहती है कि सारी वैल्यूज अलग हो। तो इफ यू प्लेस द यूनिक कॉलम कंस्ट्रेंट ऑन अ फील्ड व्हेन यू क्रिएट अ टेबल, द डेटाबेस विल रिजेक्ट एनी अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस इनटू दैट फील्ड अ वैल्यू इन वन रो दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अनदर। तो वो बोल रहा है अगर आपने कॉलम, यूनिक कॉलम कंस्ट्रेंट लगाया है किसी फील्ड पे तो डेटाबेस रिजेक्ट कर देगा अगर आप किसी फील्ड में एक ऐसी वैल्यू डालते हो जो ऑलरेडी किसी रो, उस रो में, उस कॉलम पे प्रेजेंट है। तो दिस कंस्ट्रेंट कैन बी अप्लाइड ओनली टू द फील्ड्स दैट हैव आल्सो बीन डिक्लेयर्ड नॉट नल। तो ये उन्हीं फील्ड्स पे लग सकता है जिनको आपने नॉट नल कर रखा है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो दो नल हो गई तो दो नल भी तो यूनिक सेम होगी ना, तो इस वजह से हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना है तो साथ में नॉट नल तो लगाओगे। तो जैसे आपको क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम का नाम, डेटा टाइप, नॉट नल, यूनिक, नॉट नल, यूनिक, बस ऐसे करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट है डियर आपका यूनिक एज अ टेबल कंस्ट्रेंट। तो अब यूनिक को वहां पे हमने कॉलम कंस्ट्रेंट की तरह उसके साथ वर्क करके देख लिया, अब हम टेबल कंस्ट्रेंट की तरह देख लेते हैं। यू कैन डिफाइन अ ग्रुप ऑफ फील्ड्स एज यूनिक विद अ यूनिक टेबल कंस्ट्रेंट। तो आप ऐसे कर सकते हो कि ज्यादा ग्रुप ऑफ फील्ड्स को यानी ज्यादा कॉलम को आप यूनिक बना सकते हो यूनिक टेबल कंस्ट्रेंट से। डिक्लेयरिंग अ ग्रुप ऑफ फील्ड्स यूनिक डिफर्स फ्रॉम डिक्लेयरिंग द इंडिविजुअल फील्ड्स यूनिक। ग्रुप ऑफ फील्ड्स को यूनिक बनाना और एक इंडिविजुअल फील्ड को यूनिक बनाना अलग अलग है, क्योंकि जब आप ग्रुप ऑफ फील्ड को यूनिक बनाते हो तो जब आप एक कॉलम में यूनिकनेस देखते हो तो अगर 2A है तो वो सेम हो गए, एरर जनरेट हो। लेकिन अगर आप ग्रुप में देख रहे हो तो उस टाइम पे आप एक कॉलम को नहीं देखोगे, अब आप इसको रीड करोगे कि भाई ये AB और ये AC है, तो क्योंकि ये AB और ये AC है तो ये डिफरेंट है, तो ठीक है। तो इसमें आप कॉम्बिनेशन देखते हो कि कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट सेम नहीं होना चाहिए, ए भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ ए है और यहाँ AD AC AB तो वो सब यूनिक माने जाएंगे फिर, तो इस वजह से आपका कॉलम कंस्ट्रेंट और वो डिफरेंट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे अगर आपको कॉलम कंस्ट्रेंट बनाना था यूनिक वाला, बाकी सारा बनाया यूनिक और यूनिक लिख के, क्योंकि टेबल कंस्ट्रेंट है ना, तो यूनिक लिख के जिनके ऊपर तुमने लगाना था उन दो कॉलम का नाम और बस क्लोज कर दो, ठीक है।
नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट आता है दैट इज योर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की जो है वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है रिकॉर्ड को। ये दो चीजें बोलता है, एक तो ये नल नहीं हो सकता और वैल्यू सारी यूनिक होनी चाहिए। फिर अगर यूनिक कंस्ट्रेंट भी यही बोल रहा है, प्राइमरी भी यही बोल रहा है, तो यूनिक क्यों है या प्राइमरी क्यों है? प्राइमरी की एक ही हो सकती है, लेकिन आप यूनिक कितने भी बना सकते हो एक ही टेबल के अंदर, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस है। जैसे यहाँ क्रिएटेबल, सेल्स पर्सन, वो सारा लिखने के बाद बस आगे प्राइमरी की लिख देना, ठीक है। तो प्राइमरी की बन जाएगी वो वाली आपके टेबल की। नेक्स्ट आता है आपका चेक कंस्ट्रेंट। SQL provides the check constraint which allows you to define a condition that a value entered into the table has to satisfy before it can be accepted. जब आप SQL constraint यूज करते हो तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है, कंडीशन टेस्ट होती है। जब आप वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हो तो पहले वो जो आपने कंडीशन दी होती है इस कंस्ट्रेंट में वो पहले चेक होगी। अगर वो करेक्ट होगी तो ही आपका डेटा एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं। तो चेक कंस्ट्रेंट कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड चेक फॉलोड बाय अ parenthesized predicate which employs the field in question. Any attempt to insert field values that will make this predication fall will be rejected. तो वही बोल रहा है कि अगर वो चेक वाला जो कंस्ट्रेंट है जो आपने ब्रैकेट में लिखा है, पैरेंथेसिस में लिखा है, उसकी चेकिंग होगी, ट्रू हुआ तो आपकी आगे क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो नहीं होगी। बाकी सारा कुछ भी बनाते रहना। जैसे मैंने एक कॉलम लिया, डेटा टाइप लिखी, उसके आगे चेक लिखना है और ब्रैकेट्स के अंदर तुम्हें कंस्ट्रेंट डालना है। जैसे यहाँ मैं कंस्ट्रेंट डाल रही हूँ कि जो मेरी कमीशन वाली फील्ड होगी उसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। इट चेक्स वेदर कमीशन वैल्यू लेस देन 1 और नॉट। इफ यस तो वो वैल्यू एंटर करेगा, नहीं तो नहीं। आप चेक मल्टीपल फील्ड्स पे भी लगा सकते हो। जैसे मैंने अभी इनको तो सिंपल नॉट यूनिक और नॉट नल कर रही हूँ, यूनिक एंड नॉट नल, सॉरी। लेकिन जैसे मैं यहाँ आगे चेक कमीशन लेस देन 1.5 और सिटी इक्वल टू बार्सिलोना, तो यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स पे चेक हो रहा है, 2 पे चेक हो रहा है, कमीशन और सिटी पे। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, क्योंकि और ऑपरेटर अगर ट्रू होगी तो वो वैल्यू डाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको डिफॉल्ट वैल्यूज कंस्ट्रेंट। व्हेन यू इंसर्ट अ रो into a table without having a value in it for every field, SQL must have a default value to put in the excluded field or the command will be rejected. वो बोल रहे हैं जब आप एक रो को इंसर्ट करते हो टेबल के अंदर, ठीक है, अगर आपके पास उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है तो SQL के पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए ताकि वो उसमें डाल दे। तो मोस्ट कॉमन डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो नल होती है। This is the default for any column that has not been given a not null constraint or has another default or had another default assigned. अगर हमने उसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन वगैरह नहीं करी है तो नॉट नल वैल्यू उसमें आ जाती है। डिफॉल्ट वैल्यू असाइनमेंट आर डिफाइंड इन द क्रिएटेबल कमांड इन द सेम वे एज कॉलम कंस्ट्रेंट। अगला आता है आपका क्रिएटेबल सेल्स पर्सन। कॉलम का नाम, डेटा टाइप नॉट नल यूनिक। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया डिफॉल्ट इक्वल टू न्यूयॉर्क। आपको क्या करना होता है, जहाँ पे आपको लगे कि कॉलम खाली हो सकता है तो बस डिफॉल्ट इक्वल टू उसकी वैल्यू लिख देनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका DCL। DCL क्या होता है, ईच यूजर इन एन SQL डेटाबेस हैड अ सेट ऑफ प्रिविलेजेस, दीज आर थिंग्स दैट द यूजर इज परमिटेड टू डू। हर SQL डेटाबेस में आपको कुछ प्रिविलेजेस तो मिलती हैं जो यूजर काम कर सकता है। तो दीज प्रिविलेजेस जो है वो DCL कमांड से आप प्रोवाइड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। तो जो यूजर को असाइन हो जाती है प्रिविलेजेस वो कौन कौन सी हैं, सिलेक्ट है। यूजर विद दिस प्रिविलेज कैन परफॉर्म क्वेरीज ऑन अ टेबल। जिसको इंसर्ट की प्रिविलेज मिल जाएगी तो वो डेटा इंसर्ट कर सकता है। अपडेट की मिल जाएगी तो वो मैनिपुलेट कर सकता है। डिलीट की मिल जाएगी वो डेटा डिलीट कर सकता है। रेफरेंस की मिल जाएगी तो वो फॉरेन की डिफाइन कर सकता है जो पेरेंट टेबल की फिर कीज को या डेटा को यूज करेगा। तो इसमें जो पहली कमांड यूज होती है दैट इज ग्रांट कमांड। लेटर से कि डायना एक कस्टमर टेबल की ओनर है और वो चाहती है कि एड्रियन जो है वो क्वेरीज कर सके उस पर, तो वो उसको सिलेक्ट की परमिशन देना चाहती है तो वो लिखेगी ग्रांट सिलेक्ट। ग्रांट के बाद जो परमिशन हमने देनी है, ऑन कीवर्ड है, टेबल का नाम है, तो कस्टमर्स टेबल पे टू एड्रिन, मतलब यहाँ हम प्रिविलेज का नाम लिख रहे हैं, यहाँ जिसको हम वो प्रिविलेज देना चाहते हैं यहाँ पे टेबल का नाम। तो एड्रियन अब क्या कर सकता है,
क्वेरीज कर सकता है टेबल्स पे, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप ऑफ प्रिविलेजेस, ग्रुप ऑफ यूजर्स। तो आप ऐसे कर सकते हो कि बहुत सारी प्रिविलेजेस एक यूजर को दे सकते हो, या बहुत सारी प्रिविलेजेस बहुत सारे यूजर्स को दे सकते हो। बेसिक सिंटेक्स सेम है, बस कॉमा कॉमा करके आप करते जाना। नेक्स्ट आता है ग्रांटिंग प्रिविलेजेस ऑन कॉलम। अगर तुम किसी सिर्फ कॉलम पे प्रिविलेज देना चाहते हो, पूरे टेबल पे नहीं, तो ग्रांट, अपडेट, जैसे मैं कह रही हूँ कि वो अपडेट कर सकता है सिटी और कमीशन को, तो मैंने उसको अपडेट ब्रैकेट में सिटी और अपडेट कमीशन लिख दिया कि इन 2 कॉलम को तू अपडेट कर सकता है ऑन सेल्स पीपल टू डायना, ठीक है। उसके बाद आता है ऑल। मान लो मैं उसको सारी प्रिविलेज देना चाहती हूँ, तो ग्रांट ऑल, तो आप ऑल कीवर्ड यूज कर लेते हो, ऑल प्रिविलेजेस ऑन कस्टमर्स टू स्टीफन, ठीक है। इसके बाद आज का जो दूसरा कमांड यूज होता है दैट इज रिवोक। रिवोक क्या करती है? टू रिमूव प्रिविलेजेस। तो अगर मैंने ये लिखा रिवोक लिखना है आपको, फिर कमांड का नाम लिखना है, ऑन टेबल नेम, फ्रॉम। अब वहां आप टू लिखते थे ना कि टू मतलब हम दे रहे हैं, तो अब हम रिमूव कर रहे हैं तो हम फ्रॉम बोलेंगे। तो मैंने यहाँ बोला कि रिवोक कर देना इंसर्ट वाली कमांड एड्रियन से। तो ये आपने जब एक सिंगल यूजर से सिंगल कमांड रिमूव करनी थी। अगर आपने मल्टीपल परमिशंस मल्टीपल यूजर से ले लेनी है, तो रिवोक करके वो सारी परमिशंस, ऑन टेबल का नाम, फ्रॉम, जो पीपल थे, यूजर्स थे जिनसे आपको वो कमांड रिमूव करनी है या रिवोक करनी है, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था यहाँ तक। क्लास आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में आप और इन एडिशन टू द बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होता है और कैसे आप एग्जाम्पल्स सेट कर सकते थे। इफ यू लाइक माई चैनल देन kindly subscribe it and share with your friends. Have a nice day. Bye bye.